हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सर्वनायक सीरीज की कॉमिक सर्वरन का दूसरा भाग। छपाक। थैंक गॉड तुम जाग गए। बेहोश होने पर पानी तो इंसानों पर कारगर होता है। ये शरीर इंसानी है, इसमें बसी हुई शक्तियां अलौकिक या कह लो नारकीय हैं। वह पापात्मा और उसकी सेना कहाँ है? चले गए। जिस लड़के ने तुम पर पीछे से वह स्पेशल इफेक्ट वार किया था, हिटलर उसके शरीर में घुस गया और सेना के साथ चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? मुझे उसे रोकना होगा। जरूर रोकना, पर उससे पहले तुम्हें कुछ पहनने की जरूरत है, वरना जर्मनी की इस कड़कड़ाती ठंड में तुम्हारे इस इंसानी शरीर की कुल्फी जम जाएगी। इस शरीर पर किसी भी मौसम या तापक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी तुम्हें अपना ये बॉडी बिल्डर शरीर ढकने की जरूरत है। भले ही दुनिया इंसानों से खाली हो गई हो, पर मर्यादा नाम की भी कोई चीज होती है। इस पूरे स्टोर को अपनी ही दुकान समझो, जो जी करे पहन लो। ओ गॉड, जो जी करे पहन लो से मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हें तो कपड़े पहनना भी नहीं आता। ये सहज है, ये बेहतर है। पर ये कपड़े हाथ पैर बांधते से महसूस हो रहे हैं। कुछ समय में आदत हो जाएगी। अब ठहरो, मुझे भी ये फटे कपड़े बदलने दो। अब ठीक है, अब बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम कहाँ जाना तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। मैं उन पापात्माओं के पीछे जा रहा हूँ। तुम जहाँ भी जा रहा हो, मैं तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ। यह जो कोई भी है, बेहद शक्तिशाली है। उसे अपना गुलाम बना लिया तो मेरे सामने बॉर्डेलो क्या, सदम भी नहीं टिकेगा। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय आरंभ। तिलिस्मा का तिलिस्म। शाबाश साथियों, हमें यही तकनीक अपनाते रहना होगा। कैसी तकनीक है ये, जिसमें हम युद्ध करने के स्थान पर बानरों की भांति सिर्फ उछल कूद करके खुद को बचा रहे हैं? इन विशालकाय प्रतिमाओं के पैर ही वह एकमात्र जगह है जहां इनके हथियार नहीं पहुंच रहे हैं। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके वार से प्रतिमाओं के चारों ओर की भूमि टूटकर गहरी खाई बन रही है, और उस खाई में नीचे उतरती हुई सीढ़ियां नजर आ रही हैं। बानी, यानी तिलिस्म में प्रवेश की कुंजी या पूर्वजों की प्रतिमाएं ही थी। निसंदेह, कोई सोच भी नहीं सकता कि कुंजी या प्रतिमाएं होंगी, सिवाय तुम्हारे। तुमने अपने पिता जैसे ही कुशाग्र और तीव्र मस्तिष्क पाया है, भेड़ाक्षा। चलो सब लोग बारी बारी इन प्रतिमाओं के वारों से बचते हुए इन सीढ़ियों की तरफ छलांग लगाओ। भेड़ाक्ष के बारे में जानने के लिए पढ़ें सर्वसंधि और भेड़िया का पूर्व प्रकाशित विशेषांक भेड़ाक्ष। सावधान रहना साथियों, अब हम तिलिस्म में प्रवेश कर चुके हैं। आगे कुछ भी हो सकता है। जाने कहाँ लेकर जाएंगी ये सीढ़ियां हमें? शायद हमारी मंजिल की ओर। हमारे रहते तुम लोग अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। योबरू गोबोरू याहिंगा शैतान बुड्ढे। शैतान बुड्ढे? ये तो शैतान बुड्ढे हैं। बाप रे, शैतान बुड्ढे वापस आ गए। शैतान बुड्ढे, ये क्या भला है? अत्यंत नृशंस हत्यारे हैं ये शैतान बुड्ढे, लेकिन ये भुजंग देश के असली शैतान बुड्ढे नहीं हो सकते। शैतान बुड्ढों की लाशें तो हम लोगों ने अपने हाथों से गिराई थी। शैतान बुड्ढों के बारे में जानने के लिए पढ़े भोकाल की पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स शैतान बुड्ढे। ये जरूर इस तिलिस्म द्वारा रचित असली शैतान बुड्ढों के मायावी छद्म रूप हैं, परंतु निशंसता में ये असली शैतान बुड्ढों से किसी भी तरह कमतर नहीं है। योबरू गोबोरू यहिंगा शैतान बुड्ढे। हे भेड़िया देवता, मदद! सर, पटाक! यहिंगा, लाख कोशिश कर लो, पर तुम लोग हमें इस बार परास्त नहीं कर सकते। खच! उफ! ये ले बुड्ढे, अपनी घृष्टता का दंड। खचाक! लेकिन शूरवीरों ने इस आश्चर्य की कल्पना नहीं की थी। क्या जादू है ये? कौन सा मंत्र है, मरकर दोबारा जिंदा हो रहे हैं ये? कोई जादू मंत्र तंत्र नहीं है ये तिलिस्म ही इन्हें दोबारा जिंदा कर रहा है। अब बोलो शूरवीरों, कैसे बचोगे शैतान बुड्ढों से? तुम्हारे कोई भी वार हमें मार नहीं सकते। जब शत्रु का सामना करने की कोई कारगर युक्ति ना हो तो पलायन नीति अपनानी चाहिए। ये कमबख्त तो वानरों की तरह दीवारों और इस तहखाने की छत पर दौड़ते हुए हमारे पीछे आ रहे हैं। इनकी गति काफी तेज है, ये जल्दी हम तक पहुंच जाएंगे। टन टोंग, इनसे पहले इनके हथियार पहुंच जाएंगे। मैं अपने बाड़ों से मार्ग बंद करके इन्हें रोकने की चेष्टा करता हूँ। यह प्रयास भी व्यर्थ हो गया। भागते रहो। भागो, कहां तक भागोगे? हम भी तुम्हारे ही इंतजार में बैठी हैं। तीन चुड़ैलें, बाजला चमजोई ओलू का, ये भी खत्म हो चुकी थी। इन्हें भी इस तिलिस्म ने बनाया है। अब तो दोनों तरफ से बुरे फंसे।
एक और शैतान बुड्ढे हैं और दूसरी ओर 3 चुड़ैल है। भागने और बचने का कोई मार्ग शेष नहीं है। यह तिलिस्म हम पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, सोचने समझने का मौका नहीं दे रहा। हमें सोचना होगा कि ये पुराने शत्रु को सामने क्यों ला रहा है। क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ और अब तक मैंने कोई भी वास्तविक युद्ध नहीं किया, इसलिए मेरा कोई भी शत्रु नहीं जिसका कि ये तिलिस्म प्रतिरूप बना सके। यानी अभी हमारे और भी शत्रुओं के प्रतिरूप आ सकते हैं। फिलहाल तो इतने ही काफी हैं। हम तीनों इन चुड़ैलों को संभालती हैं, तुम लोग बुड्ढों को संभालो। अब भागना छोड़कर युद्ध करने के अलावा कोई दूसरा मार्ग शेष नहीं। यह भेड़ाक्ष युद्ध में हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहा? मुझे तो सदैव यही मार्ग पसंद आता है। ये लड़का लाख पराक्रमी सही, पर ये इसका पहला युद्ध है। मृत्यु को इतना निकट देखकर यह घबरा गया है शायद। घमासान युद्ध आरंभ हो चुका था, जहां पुराने शत्रु भिड़ रहे थे। मृत्यु ने तो मुझे मातृत्व का स्नेह दिया है, भला माता से कैसा भय। एक ना एक दिन माता की गोद में ही वापस जाना है, लेकिन जाने से पहले खुद को सिद्ध तो कर लूं, ताकि जिस दिन अपनी माता की गोद में पहुंचूं, उस दिन गर्व से कह सकूं कि देख मां, तेरे सपूत ने तेरे शीश को झुकने नहीं दिया। शत्रुओं का समूह नाश करके आया तेरा पुत्र। शत्रु से जब भी लड़ो, अपना संपूर्ण बल झोंक दो। यह मेरे गुरुराज ने सिखाया है, किंतु मेरी माता मृत्यु ने ही सिखाया है कि बल के साथ साथ बुद्धि का भी पूर्ण रूप से प्रयोग करो। क्योंकि जहां बल और छल काम नहीं आता, वहां बुद्धि काम आती है। बाजला का कटा हुआ हाथ वापस उसके शरीर से नहीं जुड़ा, बल्कि गायब हो गया। तुरीन, वेणु, पीकू, आप इन चुड़ैलों के वारों को शैतान बुड्ढों पर प्रक्षेपित करने की कोशिश करें। मैं इस उल्लूक के पंखों को इस तरह मरोड़ती हूँ कि इसके वार का निशाना शैतान बुड्ढों की फौज बने। चुड़ैल के वार से 100% छत विछत हुए शैतान बुड्ढे गायब हो रहे हैं। यानी यह तिलिस्म शत्रु खुद ही एक दूसरे की काट है। तिलिस्म में आने वाला कोई भी योद्धा अपने शत्रुओं से ही लड़ता रह जाएगा। किसी के दिमाग में यह युक्ति नहीं आएगी कि यह मायावी प्राणी खुद ही एक दूसरे की काट हो सकते हैं। इनके वारों को एक दूसरे पर प्रक्षेपित करो। कुशल व दक्ष योद्धा अपने शत्रुओं को ही एक दूसरे के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग करते चले गए। तिलिस्म का पहला चरण पार हो गया। तुमने अद्वितीय सूझबूझ और कुशाग्रता का प्रदर्शन किया है भेड़ाक्ष। जिस मार्ग को 3 चुड़ैलें रोक कर खड़ी थी, उस पर सामने एक विशाल द्वार नजर आ रहा है। फिर प्रतीक्षा किस बात की? आगे बढ़ते हैं। द्वार के बाहर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। हे सातों परियों, सुषुम्ना, सुराधना, उद्वंसु, विश्वकर्मा, उदावासु, विश्ववैचा और हरिकेशा, इनके मार्गदर्शन से हम इस कृत्रिम सर्जन शक्ति का निर्माण कर पाए। अब आप लोग इसे कोई अच्छा सा नाम दें। 7 परियों, देवपुत्रों और ब्रह्माश्य के संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें भोकाल की पूर्व प्रकाशित श्रृंखला प्रथम भोकाल। ब्रह्माशय, ब्रह्मा जी की सर्जन शक्ति से निर्मित इस कृत्रिम गर्भाशय का नाम ब्रह्माशय ही होना चाहिए, जहां किसी भी बालक का जन्म 9 माह में नहीं, 9 पलों में ही संभव है। देवपुत्र, ये तो देवपुत्र हैं। और 7 परियां, ये सभी भी इस तिलिस्म की रची माया है तुरीन। इनका ध्यान हमारी ओर पड़ रहा है। घुसपैठियों, ये यहाँ कहां से आ गए? ये अवश्य यहाँ ब्रह्माशय को हासिल करने आए हैं। हमारे रहते ये ब्रह्माशय तक नहीं पहुंच सकते। युद्धक, देवा, आक्रमण करो इन पर। ब्रह्माशय यानी वह सब कुछ तिलिस्म की तिलिस्म शक्ति से जुड़ा हुआ है। मुझे बस इतना समझ आ रहा है कि तिलिस्म के इस चरण में हमारा लक्ष्य वह ब्रह्माशय ही है, जिसकी ये देवपुत्रों के तिलिस्मी प्रतिरूप रक्षा कर रहे हैं। अगर यह वास्तविक ब्रह्माशय है, तो इसका मतलब यह तिलिस्म तिलिस्मा की शक्ति से ही बना है। यानी इसे तोड़ पाना लगभग असंभव है। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय आरंभ। फ्लाइंग जोकर। तालिस्मान ने तिलिस्म के रूप में यह सर्कस बनाया है। यह पूरा सर्कस वैसे ही स्टेज किया गया है जैसे मेरे बचपन के समय में जुपिटर सर्कस स्टेज किया जाता था। पर यह कैसा तिलिस्म है? यहाँ तो आगे बढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। पर अभी मुझे यहाँ किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी थी। एक्रोबेट रोप हिल रही है, जैसे अभी ही कोई इस पर झूल कर उतरा हो। यानी मेरे अलावा कोई और है यहाँ पर। ध्रुव की छठी इंद्री ने छड़ के 100वें हिस्से में ही खतरा भांप लिया था। और अगले ही पल ध्रुव का शरीर हवा में बैलेंसिंग बॉल्स के ऊपर से कलाबाजी खाकर एक्रोबेट रोप्स की ओर बढ़ चला। सुश! बैलेंसिंग बॉल जैसे ही एक दूसरे से स्पर्श हुई, पूरा सर्कस गगनभेदी धमाकों से दहल गया। सही समय पर पास आते बारूद की गंध आ गई मुझे, वरना मेरा हाल भी इन बैलेंसिंग बॉल जैसा होता। हवा की तेज सरसराहट, फ्लाइंग डैगर्स जिनका प्रयोग जुपिटर सर्कस के छुड़ेबाज रंजन करते थे। साए, साए।
खंजरों की बरसात हर ओर से हो रही है। इनसे बचने के लिए मुझे अपने शरीर को गतिमान रखना होगा। साय, सर, टंग। यह स्पेशल कैनन्स कुछ देर पहले तक रिंग में नहीं थी। इन बड़ी कैनन से मुझ पर गोले दागे जा रहे हैं। इनका साइज काफी बड़ा है और संख्या काफी ज्यादा। कैनन बॉल्स ब्लास्ट हो रही हैं और भीतर से जोकर्स निकल रहे हैं जिनकी पीठ पर पैराशूट बंधे हुए हैं। यह तो एक विशेष एक्ट है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ऐसा एक्ट पहले देख चुका हूं, पर याद नहीं आ रहा। बूम बूम बूम। ऐसा शो तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। अगर ऐसे एक्ट और ध्रुव जैसे कलाकार आज भी होते तो सर्कस की विद्या कभी विलुप्त होने की कगार पर नहीं आती। भाई साहब, मेरी तो नकाब फटी की फटी रह गई। बस लार्ज बकेट बटर पॉपकॉर्न मिल जाते तो मजा आ जाता। दुनिया खत्म हो रही है, इन्हें बटर पॉपकॉर्न चाहिए। क्या तुम लोगों को स्थिति की गंभीरता समझ नहीं आती? तुम बात को गलत ढंग से ले रही हो शक्ति। गलत ढंग? हम अपनी धरती को जलते हुए छोड़कर आए हैं और मैं तुम सभी को बच्चों की तरह व्यवहार करते देख रही हूँ। कोई मुझे समझाएगा कि इस बात को सही ढंग से कैसे लिया जाए? और नागराज, तुमसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा मैंने कभी नहीं की थी। फिर क्या अपेक्षा की थी तुम्हारी? फिर क्या अपेक्षा थी तुम्हारी शक्ति? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं अपने दल के सदस्यों पर हर पल इस बात का दबाव बनाए रखूं कि अगर वे हारे तो वे अपने युग के हर इंसान की मौत के जिम्मेदार होंगे? क्या ये हर एक क्षण इस बोझ के साथ परफॉर्म करें कि आज तक जिस दुनिया को वे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाते आए हैं, वह इनके देखते ही देखते बर्बाद होने वाली है? इन्हें भली भांति पूरी वास्तविक स्थिति का आभास है, बस इन्होंने धैर्य और संयम नहीं खोया है। अगर कोई नायक मजाक ज्यादा करता है तो हमें लगता है कि वह उसके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। हमें नायक चाहिए, स्कूल के हेडमास्टर नहीं। स्कूल के हेडमास्टर नहीं चाहे तो नायकों के नाम पर स्कूले बच्ची भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो? हम में से लगभग हर नायक को यह सौभाग्य मिला है कि देश की सरहद पर तैनात जवानों को हमने बहुत पास से देखा है। उन जवानों के पास हमारी तरह कोई सुपर ह्यूमन पावर नहीं है। हर घड़ी हर क्षण वे दुश्मन के हमले और अपने देश की सुरक्षा के दबाव में रहते हैं। वे जानते हैं कि अगर इन्हें कुछ भी हो गया तो इनके पीछे इनका परिवार, इनके बूढ़े माँ बाप, इनके छोटे अबोध बच्चे उसी देश में दर दर के मोहताज बन जाएंगे जिसकी रक्षा के लिए वे अपनी जान गंवा रहे हैं। क्या उनसे भी उनके हंसने, बोलने और खुश रहने का अधिकार छीन लोगी तुम? उनकी लाश के ऊपर सियासत का कभी ना खत्म होने वाली खेल खेला जाएगा, फिर भी वे लोग जिंदा दिल रहते हैं, खुश होना जानते हैं, बंदूक के साए में रेडियो पर अपने फरमाइशी गीतों को सुनते हुए गुनगुनाना और नाचना जानते हैं। हम लोग अक्सर जिसे अपना हीरो, अपना आइडल मानते हैं, उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, भगवान बनाकर पूजने लगते हैं और उससे अपेक्षा भी यही करते हैं कि वो पत्थर की मूर्ति बनकर तथास्तु मुद्रा में खड़ा रहे। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी शरारतों के लिए जग प्रसिद्ध है। क्या उनके विनोदी स्वभाव से उनकी अपने धर्म, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा घट जाती है? तुम लोगों की सोच और विचारधारा जो भी है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ और कोई जरूरत भी नहीं है कि हम सभी एक दूसरे की सोच और विचारधारा से सहमत हो। हम एक टीम है, भेड़ों का झुंड नहीं कि एक भेड़ खाई में कूदे तो उसके पीछे पीछे पूरा झुंड कूद जाए। जरूरी है कि हर टीम मेंबर की सोच और कार्यप्रणाली अलग हो, बस उद्देश्य एक होना चाहिए। जैसे फिलहाल हमारा उद्देश्य सर्वनायक प्रतियोगिताओं को पूरा करना है। उसे कोई टीम मेंबर हंसते खेलते पूरा करता है या फिर ज्वालामुखी बनकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। युग हम आगे क्या करेगा, कौन सा युग बचेगा, हमारा अगला कदम क्या होगा, ये सोचने का समय अभी नहीं है। पॉपकॉर्न मांगकर गलती कर दी। कमबख्त, युगम कम से कम प्रोटीन शेक ही भिजवा देता। खड़ूस कंजूस। तुम दोनों अपना ध्यान पेट से हटाकर डिश बटर पर लगाओ, कुछ हो रहा है। तुम नीचे आ सकते हो ध्रुव, एक्ट खत्म हो चुका है। ये आवाज, ये तालिस्मान की आवाज नहीं है। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? अगर मैं सामने आ गया तो तुम मेरे साथ लुका छुपी कैसे खेलोगे? इस तिलिस्म में से निकलना है तो तुम्हें मेरे साथ लुका छुपी खेलनी होगी, ढूंढना होगा मुझे। आओ ध्रुव, मेरे पीछे आओ, ढूंढो मुझे। सर्कस के टेंट के बाहर कोई भाग रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सर्वरण के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।